देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं, पर्सनल किसी का काम हो गया। मैं भी इस बात को बोलता हूँ कई बार, जब मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास अगर 100 लोग आए, 100 में से मैंने 50 लोगों के काम हुए, 50 पेंडिंग रह गए हैं। मैंने कहा कल होंगे। मैं 100 के 100 तो मैं एकदम पूरे नहीं कर सकता, उसको कोई भी नहीं कर सकता। और इस बात को लोग भी जानते हैं, लोग भी समझते हैं। आज हुआ, कुछ के कल हो जाएंगे, नेक्स्ट डे हो जाएंगे। हमारी जो मंशा है, हमारी जो सोच है, जो भी व्यक्ति अपने काम के लिए आता है, उस व्यक्ति का काम पूरा हो, उसके लिए हम डट करके प्रयास करते हैं। और इसी के कारण ही लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास हमारी सरकार के प्रति बढ़ा है। लगातार अगर आप लोग देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में, 2014 से पहले अगर देखेंगे, 2014 के बाद देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा 10 सालों में। 2004 से 2014, 2014 से 2024। पर एंटी एक बड़ा इनकम्बेंसी अंतर भी एक हकीकत होती है। और 10 साल में जैसे जैसे सरकार काम करती है, आपने बोला 50 लोगों का काम हुआ तो 50 ऐसे हुए जिनका काम ना हो पाया, जिसको आपने कहा कि आगे चल के करेंगे। ये सारे 50-50-50 करके ही लोकसभा में हमने देखा कि 5 सीटें आपके हाथ से निकल गई। अब लोकसभा में तो मोदी जी की टिकट थी और हमने 2 दफा देखा, 14 में भी और 19 में भी, लोकसभा के बाद बीजेपी का असेंबली इलेक्शन में वोट शेयर घट जाता है। अगर वही ट्रेंड रहा तो सर आपके लिए बड़ी मुश्किल पिच है ये। नहीं, देखिए राहुल जी, ये ऐसा विषय नहीं है कि 50-50 हर बार आ रहे हैं। फिर तो एक समय ऐसा आ जाएगा भी किसी का भी काम नहीं होगा, फिर तो पूरा का पूरा एंटी इनकम्बेंसी खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता राहुल जी। एक समय के अंदर व्यक्ति मेरे पास 100 आए, 50 के आज हुए, 50 के कल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। जब मंशा हमारी स्पष्ट है, हमारी सोच ठीक है, हमारी नीयत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम चाहते हैं कि जो मेरे पास काम आए हैं उस काम को मैं पूरा करूं, उस सोच के आधार के ऊपर मैं काम करता हूं। कई बार ऐसा होता है, कांग्रेस के समय के अंदर हमने देखा है राहुल जी कि लोगों की बात ही नहीं सुनी जाती थी, लोग घूमते रहते थे। और आपने अभी जो लोकसभा की बात कही है, लोकसभा के अंदर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। फिर 5 सीटें क्यों गई? 5 का कारण ये था कि एक बहुत बड़ा झूठ फैला दिया गया, इतना बड़ा झूठ फैला दिया गया। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हमारे लोग भोले हैं, बात में आ जाते हैं। अभी अगर आप लोग देखेंगे इनका जो झूठ है, झूठ कैसे इनका पकड़ा जाता है विपक्ष का। पिछले दिनों 2 वर्ष पहले हिमाचल में चुनाव हुए। आज इन्होंने जो अपना झूठ का पत्र तैयार किया है, कांग्रेस ने जो घोषणा की है, घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, ये 2 साल पहले हिमाचल में उतारा था। ये कोई नया थोड़ी उतारा, इन्होंने हरियाणा के अंदर अभी नया उतार दिया। सर, जो मैं राहुल जी उसके ऊपर ले जा रहा हूं आपको, क्योंकि जो इन्होंने झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज से 2 साल पहले हिमाचल में उतारी। हिमाचल में वह देखिए कि हम हर वर्ष 1 साल के अंदर 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा हिमाचल के अंदर हम महिलाओं को 1500 रुपये पर मंथ देंगे। तीसरा इन्होंने कहा हम 300 यूनिट फ्री देंगे, मुफ्त देंगे। अरे 2 साल सरकार को हो गए हैं और मिले हो ना मिले हो, लेकिन सरकार तो बन गई। उन्होंने आपकी सरकार की विकेट तोड़ दी और खुद अपने आप को स्थापित कर दिया। राहुल जी, बिल्कुल आपकी सही बात है। इस बात को देश को भी समझना होगा, प्रदेश के लोगों को भी समझना होगा। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, और वो कहावत है, लोग जो कहावत बोलते हैं हमारे बुजुर्गों की, ये तंत्र निकाल करके कोई ना कोई वाक्य आता है, और वो वाक्य है कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। एक बार तो उनका झूठ फैलेगा और झूठ फैल करके वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, बार बार नहीं होगा। अब आप देखना राहुल जी, एक बार इन्होंने बोल दिया, इनकी मंशा क्या स्पष्ट हुई कि अगर तीसरी बार मोदी की सरकार बनती है तो ये संविधान को खत्म करेंगे, ये आरक्षण को खत्म करेंगे। और मंशा क्या स्पष्ट हुई है? मंशा ये हुई कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के बोलता है कि अगर हमारी सरकार आ गई है तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे।
एकदम स्पष्ट ये है। तो नहीं बोला उसने उसने बोला- कहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत का समाज फेयर और जस्ट हो जाएगा, कि सबको बराबर से हक मिलेगा, उस टाइम पे हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये थोड़ी कि आप सोचना नहीं। आपने बोला कांग्रेस एक ने मिनट, झूठ बोला, नहीं, अब नहीं, आप भी नहीं, वैसे नहीं, वाला गेम कर रहे हैं। राहुल जी ऐसा नहीं है। आप उसकी बाइट्स निकाल करके देख लीजिए उन्होंने मैंने क्या- सुनी, उन्होंने बोला नहीं, कि व्हेन देखिए इंडिया उन्होंने क्या बिकम्स अ सुना। फेयर एंड इक्विटेबल आप- सोसाइटी, आप उस वक्त पे हम सोचेंगे जवाहरलाल आरक्षण। नेहरू ने पत्र लिखा मुख्यमंत्रियों को भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, ये भी झूठ है क्या? वो तो संघ के बहुत सारे जो सरसंघ चालक थे नहीं, वो भी ये खिलाफ भी थे। झूठ है क्या? नहीं, वो सही बात है, मैं बोल रहा हूँ कि संघ भी तो खिलाफ ही रहा शुरुआत इंदिरा में। गांधी ने आरक्षण खत्म करने की वकालत की। राजीव गांधी की आधे घंटे की 1.5 घंटे की बाइट्स लोकसभा के अंदर पड़ी है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। ये उस पवित्र संविधान को हाथ में लेकर के देश को मैं गुमराह एक करने चीज निकल पूछूं, पड़ा। आप वो संविधान वाली बात इस विधानसभा चुनाव में ला रहे, वो लोकसभा का मुद्दा था। क्या आपको लगता है विधानसभा, क्योंकि उसकी काट आप तब तो कर नहीं पाए जब आपको करनी थी, आपकी 5 सीटें चलेगी, अब आप उसको काट रहे हैं, वो तो पिछले चुनाव का मुद्दा था, इस बार भी मुद्दा है क्या वो? नहीं, देखिए, अगर कोई ये स्क्रिप्ट इस प्रकार के लिखते हैं या कोई बात करते हैं, उसके अंदर होता है कई बार हम भी उसको नहीं बांध पाते, भी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, परंतु बड़ा नुकसान उसके अंदर उन्होंने किया है। हमारा ये है, एक विजन होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए कि हम किस विषय के ऊपर देश के लोगों को दिशा दे रहे हैं। खाली झूठ के ऊपर तो नहीं होना इस चाहिए। बार की कांग्रेस की स्क्रिप्ट है जवान किसान पहलवान। उनका कहना है कि ये तिकड़ी है जो कि भाजपा की सरकार यहाँ पे खत्म हो, कांग्रेस की सरकार बनी, उसको सुनिश्चित करने के लिए वो फोकस करें जवानों के इश्यूज पर, किसानों के इश्यूज पर, और पहलवानों के कहना है कि तीनों में आप फेल हैं। राहुल जी, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर अभी हुड्डा साहब ने हिसाब मांगते हुए निकले, ये हिसाब मांगते हुए निकले, उसके अंदर ये भी इनका क्वेश्चन था जो आपने कहा है, जवान किसान और पहलवान तीनों के तीन कहा है। मैंने इनको तीनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे, हुड्डा साहब को पूछे। मेरे पास, मैंने एक दिन मैं मंडी का उद्घाटन करने के लिए जा रहा था पिंजौर में, मेरे गाड़ी में बैठे बैठे ध्यान में आया कि ये क्वेश्चन, ये हिसाब मांग रहा है, एक तरफा हिसाब मांग रहा है। ये भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछने चाहिए। मैंने इसको पूछा, आप किसान की बात करते हैं, किसान हितैषी बनते हैं, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने कितने किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा? आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आप किसान का फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है, कितना मुआवजा आपने दिया है पिछले 10 वर्षों के अंदर? आप बताने का काम करें प्रदेश के किसानों को। और मैंने ये भी कहा कि हमने जवान के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं, हमारे 10% जवान हरियाणा के आर्मी के अंदर हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वो देश की बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन इनको पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहे हैं, मेरे को बड़ी इस बात की पीड़ा भी हुई, चिंता भी हुई कि हमारे हरियाणा से काफ़ी संख्या के अंदर जवान आर्मी के अंदर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, हमारी सरकार आएगी, धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। दूसरा उसने लिखा, जो आर्मी की गोली से आतंकवादी मारे गए उनको शहीद का दर्जा देंगे। तीसरा ये लिखा अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो अलगाववाद की नीति को बढ़ा रहे हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे। ये आप अपना ही बोल रहे हैं, अलगाववादी की नीति को बढ़ाने से। अभी हम कश्मीर में थे पिछले आपके हफ्ते। सामने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मैं तो कुछ नहीं उसके अंदर कहा। नहीं, अगर उसके अंदर मैनिफेस्टो में लिखा तो इन्होंने गठबंधन किया उसके साथ। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि आप इसको स्पष्ट करें। सर, मैं कि समझ रहा हूं कि उनको हुआ क्या। आतंकवादी को शहीद का दर्जा देंगे। कांग्रेस ने लोकसभा में आपके खिलाफ झूठ उड़ाया, वो झूठ चिपक गया आप पे। अब आप भी सोच रहे कि 1-2 पतंग मैं भी उड़ा देता हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ तो चिपक जाएगी। नहीं, हमारा अलगाववादी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप भी क्या बोल रहे हैं राहुल जी? हमारी ये सोच नहीं है, हाँ। हमारी ये सोच नहीं है कि हम झूठ उड़ाएं। हमने जो कहा है उसको किया है। हम जो बात बोलते हैं, आप हमारा 2014 का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो हमने संकल्प पत्र 2014 में जारी किया था, जो हमने 2019 के अंदर जारी किया था।
हमने 100% नहीं उसको तो पूरा इनके किया। इश्यूज पे आते हैं कि आपने जवानों का जिक्र किया, जवानों की मांग जवान- है कि अग्निवीर स्कीम में फेरबदल हो, या तो खत्म ही कर दी जाए या फिर रिटेंशन जो हमारे सोल्जर्स हैं जिनको रखा जाता है 4 साल के बाद, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। वो कह रहे हैं पहले ये तो करो। आप बोल रहे हो 370 आएगा। हरियाणा के जवान को ये कि भाई मेरी जब अग्निवीर की स्कीम खत्म होगी मेरे पास नौकरी है कि नहीं, उसका जवाब दीजिए ना आपसे। देखिए राहुल जी, हमने इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा है, हमने अपने कैबिनेट के अंदर भी उसको पास किया है। पास करके हमने अग्निवीर के लिए जो योजना बनाई है कि जो अग्निवीर 4 वर्ष के बाद वापिस आएगा, कुछ तो वहीं रह जाएंगे, वहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, परंतु जो वापिस आएगा, हमने चाहे सी ग्रुप है चाहे डी ग्रुप है, हरियाणा सरकार की हर नौकरी के अंदर हमने 10% का उनका आरक्षण किया है कि कोई भी अग्निवीर अगर हरियाणा के अंदर आएगा वो फ्री नहीं रहेगा, उसको नौकरी के ऊपर हरियाणा सरकार की रखना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। प्राथमिकता के आधार के ऊपर हम उसको नौकरी पे रखेंगे। और अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, उसके लिए भी हमने ये योजना की है कि उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज के उपलब्ध कराएंगे। आप चूंकि हरियाणा से आते हैं, कितने सारे फौजी हरियाणा से आते हैं, क्या आपको लगता है कि अग्निवीर स्कीम में फेरबदल करने की जरूरत है? लोकसभा चुनाव से पहले आपके कई मंत्रियों ने कहा कि हम स्कीम को मॉडिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद कोई जिक्र हुआ नहीं इसका। मुख्यमंत्री के तौर पे क्या आपकी केंद्र से ये राय होगी कि इस स्कीम में थोड़ा जो 25% अभी रिटेंशन होती, कम से कम 50 तो होनी चाहिए? नहीं, देखिए राहुल जी, जब समय आएगा उस समय के अनुसार जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता के अनुसार ही उसको फेरबदल भी होते हैं, उसके अंदर एडिशन भी होते हैं, उसके अंदर माइनस भी होते हैं। नहीं, कुछ एडिशन करने की जरूरत है कि नहीं? अभी समय के अनुसार मैं अभी योजना आई है, उस योजना के तहत अभी अग्निवीर हमारे पास जब आएगा हम उसको हरियाणा के अंदर रखेंगे। अगर उसकी तब आवश्यकता पड़ेगी, उसके अंदर कोई मॉडिफाई करना है, उसके एडिशन करना है, उसको माइनस करना है, करेंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु समय आएगा तब। मैं देख रहा हूं कि ये काफी बच के बैटिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए जिसमें दिक्कत हो जाए, लेकिन आप काफी संभल के सुलझ के बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं, दूसरा मुद्दा है सर पहलवानों का। वो कह रहे हैं कि जब ब्रजभूषण शरण और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनके खिलाफ आरोप लगाए गए, जब हरियाणा की बेटियां ये कह रही थी कि हमें इंसाफ दो, तब आप और आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने कुछ किया नहीं। राहुल जी, विनेश हमारी बेटी है हरियाणा की। जब ओलंपिक्स में हरियाणा की बेटी की कांग्रेस की बेटी है? आपके नेता तो नहीं, मैं कांग्रेस बता की रहा बेटी हूं। बोलते हैं। नहीं, हम आज भी उसको अपनी बेटी मानते हैं। मैं आपको बताऊंगा राहुल जी, जब वो ओलंपिक्स में खेल रही थी और वजन ज्यादा के कारण उसको बाहर किया गया, मेरा तुरंत ट्वीट आया, रात को ही ट्वीट कर दिया मैंने कहा कि विनेश हमारी बेटी है, हम उसके मॉडल को कम नहीं होने देंगे, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको पूरा सम्मान हम देंगे। मैंने रात को ही ट्वीट किया। तो क्या सम्मान दिया? मैं तो उसका साक्षात्कार पढ़ रहा था, उन्होंने बोला, आपने देखा होगा, वो विनेश ने बयान दिया कि मुझे कहा गया कि ओलंपिक चैंपियन जितनी राशि जितना सम्मान मुझे दिया जाएगा, लेकिन आखिर मिला नहीं। वो तो कह रही है आपने कुछ दिया नहीं। अरे अभी वो जब आए हैं आपके सामने है, कांग्रेस ने इन खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके, विनेश के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके उसको यूज कर लिया। उसके ऊपर उन्होंने निशाना कहीं और साधा है कांग्रेस ने और यूज कहीं और किया है। ये विनेश को भी, क्योंकि मैं आज भी ये बात बोलता हूं, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी बेटी है, परंतु कांग्रेस के भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, कांग्रेस के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण तो है। आपने जो प्रॉमिस किया था कि उसको राशि मिलेगी, वो आपने दी नहीं क्योंकि उसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका समय होता है। ऐसा थोड़ी है कि आज ही मैंने घोषणा की, आज ही तो वो दोगे सारा- कि नहीं वो दोगे? देते हैं, देंगे ना, पक्का? मैंने कहा देंगे, कब देंगे जब तो दे देते, अभी जब तक बंद सरकार थी आचार आपकी। संहिता लगी है। मैंने तो डेट ही रोहतक के अंदर रख दी थी खिलाड़ियों की, मैंने तारीख तय कर दी थी। मैंने कहा है कि मैंने 100 दिन का एजेंडा बना रखा था, मेरी डेट फिक्स हो गई थी। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई, 16 अगस्त को आचार संहिता लगते ही 20 तारीख को मैंने रोहतक के अंदर स्टेडियम में
बड़ा सभी खिलाड़ियों का वो तो हरियाणा सर आपको डेट आचार संहिता से पहले लगानी चाहिए ना, बाद में लगा दी फिर देना नहीं पड़ा। अरे राहुल ये जी, क्या बात हुई? राहुल जी देखिए, जितना समय है मेरे पास मैं उस समय के हिसाब से चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, हर रोज मैंने एक न एक निर्णय हरियाणा के हित के अंदर लिए हैं, मजबूत निर्णय लिए हैं, जिसकी प्रशंसा आज हरियाणा का हर व्यक्ति कर रहा है। और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि हरियाणा के लोग, जब मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, एक बात बोलते हैं कि वही समय कम मिला है, और समय मिलना चाहिए था। मैंने कहा कि चिंता न करें, ये तो ट्रेलर है। अभी मेरे पास 100 दिन का एजेंडा तैयार किया, मुझे 56 दिन मिले, 44 दिन मेरे बकाया थे। 44 दिन का भी मैंने हर रोज कोई ना कोई पूरी प्लानिंग बनी हुई थी कि आज मैंने ये करना है, आज ये करना है, मैंने पूरा एजेंडा बनाया हुआ था। परंतु 56 दिन के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, 126 निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं और उनको लागू करके जनता को लाभ पहुंचाया। तो आपने नड्डा जी से या मोदी जी से या अमित शाह से बात नहीं की कि भाई थोड़ा और टाइम देना चाहिए था ना? अगर भेजना ही था बैटिंग करने के लिए, कुछ देते तो कि ओवर होते, बॉले खेलता, कोई रन बनाता, आखिर में भेज दिया, टाइम ही नहीं मिला बैटिंग करने का। नहीं देखिए, बोला कि नहीं बोला आपने ऐसा? ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग पूछता है, चुनाव आयोग ने इस बात के लिए पूछा कि आप लोगों की तैयारी है। हमने कहा हमारी तैयारी है, हमने यही बहुत नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ मार्च से पहले अगर बनाना ही था चीफ मिनिस्टर तो थोड़ा एक साल पहले बनाते। जितने भी बाकी लोगों का चेंज हुआ उनको 1-2 साल तो मिले अपनी छाप छोड़ने की। राहुल जी, आपको तो कुछ ही दिन मिले, उसके बाद लोकसभा हो गया, फिर विधानसभा हो गया। राहुल जी, मैं आपको बताना जो दिल के अंदर है वही बताओ। हाँ, दिल के अंदर मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया गया है। मेरी जिम्मेवारी है कि इसके ऊपर बैठ करके प्रदेश की जनता के लिए मैं काम करूं। और ऐसा नहीं है कि बैटिंग के लिए बैठाया गया। हमारी 10 वर्ष की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। राहुल जी, मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को इतना लाभ उसका मिलने वाला है। ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक योजनाएं बना करके मनोहर लाल जी गए हैं। पर ये भी परंतु क्योंकि पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने निर्णय किया और पार्टी ने निर्णय किया तो मुझे इस पद के ऊपर बैठाया। मेरी जिम्मेवारी है अब उसको आगे बढ़ाना और मजबूती से हम आगे बढ़ा। पर सर ये भी तो एक राजनीतिक हकीकत है कि अगर कोई सरकार या कोई मुख्यमंत्री बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा हो तो उसको ऐसे बदला नहीं जाता। अब कोई जैसे योगी जी को तो बदलेंगे नहीं, जहां जहां बीजेपी को लगा उत्तराखंड में, यहाँ पर हरियाणा में कि जितना होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो गई, तभी तब चीफ मिनिस्टर चेंज किया है ना। तो एक तरीके से तो आप खुद ही मान रहे हैं कि जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। ये राहुल जी देख, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जो यहाँ काम किए हैं अब देश में काम कर रहे हैं। देश में भी आवश्यकता है, देश में आवश्यकता है ना, भी देश के अंदर अच्छे काम होने चाहिए, देश में भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर भी काम किए हैं, उस कामों का हम आगे बढ़ा रहे हैं। पर सर ऐसे कोई बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, क्रिकेट देखिए ना, कोई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है उसको थोड़ी वापस पवेलियन बुला लिया जाता है, तभी नए बैट्समैन को भेजा जाता है जब रन नहीं बन रहे हो। एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस का हमारा 10 साल का, उनका 10 साल का हमारा, जो जिसको लेकर के कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया और इस दुष्प्रचार को फैलाने में वो गति से, क्योंकि झूठ होता है, ये प्रकृति का नियम भी है राहुल जी, झूठ जल्दी फैल जाता है। जब तक व्यक्ति उसको रोकने की कोशिश करता है, धुआं तभी दिखता है जब नीचे आग बहुत होती है। ज्यादा सर ये भी आगे निकल जाता है। प्रकृति का ये भी नियम है कि धुआं तभी दिखता है जब नीचे आग होती है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। आग जब नीचे होती है तो धुआं नहीं ऊपर होता, जब आग नीचे होती है। जब नीचे आग नहीं होती तब धुआं ऊपर होता है। आप ये भी ध्यान करिए इस बात का। अगर नीचे आग है तो धुआं नहीं आपको दिखाई देगा, ऊपर आप देख लेना कहीं पर भी। जब नीचे आग नहीं है और वहां पर खाली धुआं ही है तभी धुआं ऊपर आएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं राहुल जी, आप इस बात को नोट करिए। हमने पीपी कार्ड बनाया। पीपी कार्ड के माध्यम से कांग्रेस की सरकार के अंदर जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था, सम्मान भत्ता कांग्रेस के समय के अंदर 500 रुपया मिलता था। इसने जाते जाते उसको 1000 रुपये की घोषणा की, दिया नहीं, घोषणा की, 1000 रुपये हमने दिया। आज हम बुजुर्गों को सम्मान भत्ता 3000 रुपये दे रहे हैं और उसके अंदर लगभग ये 17 लाख के करीब में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देता था। बुजुर्ग अगर पेंशन बनवाने के लिए जाते थे, अगर 60 वर्ष के हो जाते थे,
एक एक साल तक दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, सेवा करनी पड़ती थी, तब जाकर के किसी बुजुर्ग की लगती थी। हमने आकर के उसको ऑनलाइन किया, पोर्टल से जोड़ा, आप थोड़ी देर के लिए पोर्टल के साथ जोड़ा और उसको एक्टिव मोड में कर दिया हमने। ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बनेगी, 60 साल का हो जाएगा, पेंशन बन करके आ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि जब से ये एक्टिव मोड में उसको हमने किया है तो 3,70,000 बुजुर्गों की ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर गई है। किसी दफ्तर में नहीं गया, किसी अधिकारी के पास नहीं गया, किसी की सेवा नहीं की, और उसका परिणाम ये निकला। ये कांग्रेस की सरकार 10 वर्षों के अंदर 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन देती थी। हमारी इस 10 वर्ष के अंदर वो 34 लाख हो गई है। जो लोग घूमते थे, जिनकी पेंशन नहीं बनती थी, उनको भी देने का काम। सर, एक मुद्दा था पहलवान, एक मुद्दा था जवान, तीसरा मुद्दा है किसान। अब लोकसभा चुनाव में और उसके बाद भी जब हम हरियाणा में घूम रहे थे, कई ऐसे गांव थे जहां पर भाजपा के नेता नॉट अलाउड टाइप का मतलब माहौल था। वहां पे वो किसान मिलना भी नहीं चाह रहे। मतलब आपके जब नेता जा रहे हैं, कई वीडियो आए, आपने भी देखे होंगे, हूटिंग हो रही है, उनको वहां से भेजा जा रहा है। ये तो राहुल जी, बड़ी चिंता की बात नहीं है? राहुल जी, मैं आज भी आपको ये बात बता रहा हूँ, वो हमारे भी ध्यान में है कौन लोग हैं। हमने जब ये निर्णय किया हमारी सरकार ने कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, तो अब आपने लिया? अभी किया। वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की 10 साल आप सरकार में थे, 10 साल तो आपने किया नहीं, 24 किस फसलों राहुल जी, पे मैं एमएसपी? अभी 2 रोज पहले पत्रकारों ने मेरे को पूछा कि हुड्डा साहब, कांग्रेस बोल रही है कि हमारा मैनिफेस्टो चोरी कर लिया। मैं कहा हमने मरना है उनका मैनिफेस्टो चोरी करके? वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, हम कैसे चोरी करके उनका, क्यों हम उसको लागू करेंगे? हमारा अपना संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र हमने लोगों की, हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की भावनाओं को हमने उसके अंदर समाहित किया है और उसको धरातल के ऊपर उतारना वो हमारी जिम्मेवारी है। संकल्प पत्र हमारे लिए खाली संकल्प पत्र नहीं है, वो एक भगवान का रूप है और भगवान मेरे हरियाणा की जनता है और उसको पूरा करना ये हमारी पर आपने जवाब नहीं दिया सर। आपके 10 साल थे, मैं आपको 24 फसलों पर अगर एमएसपी देनी थी, जब सरकार चल रही थी आचार संहिता से पहले, तभी कर देते ना आप। देखिए, 14 फसलें हम आचार संहिता से पहले खरीद रहे थे। हमने 14 फसलें, हमने कांग्रेस को पूछा है भाई आप कितनी फसलें खरीदते थे वो बताइए। हम 14 फसलें खरीद रहे थे, भावांतर भरपाई सब्जी की फसल की दे रहे थे। अब हमने ये निर्णय किया कि हम 24 फसलें, जितनी भी किसान हमारे हरियाणा के अंदर उगाता है, सभी की सभी फसलों को हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। ये निर्णय हमने किया है और इस बात को लेकर के हमने यही तो इनको पूछा था कि आप ये बताइए कि आपने कितनी फसलें खरीदी और इसका परिणाम क्या निकला। राहुल जी, जब हमने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के जितने भी किसान संगठन थे, सब ने आकर के उसकी प्रशंसा की है कि हरियाणा ने ये बहुत अच्छा निर्णय किया। और उन्होंने तो इससे भी आगे बोला कि कांग्रेस ने इससे सीख लेकर के जहां इनके राज्य हैं, चाहे हिमाचल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहां पर भी इन्होंने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदना चाहिए। और उन्होंने एक और शब्द कहा कि केजरीवाल ये पूरा दिन इधर उधर की बात करता रहता है। उन्होंने केजरीवाल को भी नसीहत दी, सभी किसान संगठनों ने, कि वो पंजाब के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदे, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर। तो सर, अगर किसान हरियाणा का इतना ही खुश है, आगे जा रहा हूं, मेरा सवाल कि अगर इतना ही खुश है, तो जब भाजपा के नेता कहीं कहीं जाते तो वीडियो क्यों आता है कि किसान वोटिंग कर रहे हैं आपके नेता? मैं वही जा रहा हूं। आप ये देखिए, अभी कल का विषय मैं बताता हूं क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आती है। किसान संगठन प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा किया है, और उसके बावजूद भी कुछ कांग्रेसी व्यक्ति और किसानों का चोला पहन करके, झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। किसान संगठनों ने मना किया उनको फोन करके कहा भी आप गलत कर रहे हैं, आप किसी को इस इलेक्शन के अंदर नहीं रोक सकते। परंतु हमें भी तो मालूम है ना कि वो लोग कौन है कौन लोग हैं। मैंने कहा कांग्रेसी हैं, किसान नहीं है वो। अरे किसानों का चोला पहन करके आ रहे हैं। किसान संगठनों ने मना किया कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया, आप ये काम मत करिए। किसान संगठनों ने मना किया है, फोन करके कहा है उनको, उसके बावजूद भी सड़क के ऊपर। हरियाणा के किसान पूछ रहे हैं, कोर्ट्स भी पूछ रहे हैं कि शंभू बॉर्डर में आपने क्यों रोका? ये हुड्डा साहब को पूछना कौन है? हुड्डा साहब को यह भी मालूम है कि हमने जो भर्तियां की हैं, भर्ती रोको गैंग खड़ा किया इसने। किसका है वो? जयराम रमेश चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है
और ये बात जाकर के एप्लीकेशन दे करके आता है जयराम रमेश कि हरियाणा के अंदर रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसको पर रोक लगाया जाए। ये युवाओं के विरोधी हैं, ये किसी भी युवा को ये देखना नहीं चाहते, ये पर्ची खर्ची के आधार के ऊपर नौकरी देना चाहते हैं। अभी जो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं, इनके विधायक की एक प्रतिक्रिया आई। क्या प्रतिक्रिया आई कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा 2000 का है, मेरे हिस्से में 2000 आएंगी। क्या भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं? क्या आपको लगता क्या है युवा जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को कुचलना चाहते हैं? उसके माँ बाप के अरमान को तोड़ना चाहते हैं? सर, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आपको लगता है कि फिर आप सीएम बनेंगे? क्योंकि कम से कम अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि भाई अब मेरी बारी आनी चाहिए। राहुल जी देखिए, मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है। अनिल विज हमारे नेता हैं, राव इंद्रजीत भी नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इच्छा जाहिर कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। नहीं, पर इस बार आपके रेबल्स भी बहुत है। पहले बीजेपी की जो एक क्षमता थी पिछले 10 साल में कि रेबल्स को डरा धमका के, फुसला के, बहला के कि बैठ जाओ भाई, चुनाव नहीं लड़ना है। इस बार तो आप अपने खुद के रेबल्स को रोक नहीं पा रहे हो। 20 रेबल्स हैं। ऐसे नहीं, लगभग सब बैठ गए हैं। 1-2 देखिए, मैंने प्रेस के अंदर ये बात कही थी राहुल जी कि हमारे हर सीट के ऊपर लगभग 10-15 लोगों ने एप्लीकेशन दी। सभी मजबूत कार्यकर्ता थे, एक भी ऐसा नहीं था मैंने कहा कि जिसको हम ये आंक सके कि ये कमजोर है। परंतु कमल का फूल एक है, अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया, एक व्यक्ति के पास कमल का फूल गया, 9 लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, किसी को ये लग सकता है कि मैंने इससे ज्यादा काम किया है, हक मेरा बनता था, वो गुस्सा था, परंतु हमारे जितने लोगों के अंदर गुस्सा था, हमने उसको जाकर के उनसे बातचीत करके उसका समाधान कर लिया है। 2-4 ऐसे हैं जो हमारे पास उन्होंने इधर उधर एप्लीकेशन भी दी, चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके अंदर मन में होती है, इतना ज़्यादा नहीं। परंतु कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा द्वंद्व है। कांग्रेस के तो लोग एक मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते, एक दूसरे की फोटो नहीं लगा सकते। अगर किसी ने फोटो लगा भी ली है तो इतनी हालत खराब है। एक रिवाइवल नहीं, मेरे ख्याल से 5-5, 6-6 हर विधानसभा के अंदर। कुमारी शैलजा जी को बुला रहे हैं अपनी पार्टी में? किसको? कुमारी शैलजा जी को? नहीं, देखिए, कुमारी शैलजा कांग्रेस की नेता है और हमारा ये नहीं है, कांग्रेस की नेता के साथ साथ वो महिला भी है और प्रतिष्ठित मिला है, ऐसा नहीं है। अरे अगर उसने ये इच्छा जाहिर की है काम करते हुए पार्टी के अंदर कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस नहीं चाहती परिवार से बाहर निकलना। कांग्रेस के अंदर तो ये स्थिति है, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव, अपने दोनों आंसर्स देखो अलग है। अनिल विज साहब ने भी तो एक्सप्रेस किया कि मुझे बनना है सीएम। नहीं, मैंने कहा है जी भी कह रही वो कर सकते हैं। अगर मैं आपत्ति दर्ज करूं या मेरे को कोई ये महसूस हो, मेरे लिए ये नहीं है। मैंने कहा है राहुल जी कि मेरे को पार्टी ने इस पद के ऊपर बैठाया है, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक सेवा के रूप में मैं यहाँ बैठा। सर, एक आपके विरोधी, और मैं राहुल जी थोड़ा सा इसको आगे बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के समय के अंदर मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस के समय के अंदर गोहाना कांड हुआ, कांग्रेस के समय के अंदर दौलतपुर कांड हुआ और कांग्रेस के समय के अंदर बरहाना कांड हुआ। इतने दलितों के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार के अंदर किए, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, उनको पलायन करना पड़ा। उनकी बेटियां, एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके साथ क्या हाल किया, कितना दुराचार किया, उसको मार दिया गया, उसके अरमान दाब दिए, उसके माँ बाप के अरमान जो उस बच्ची को पढ़ा रहे थे। ये कांग्रेस के समय के अंदर था। मैंने पूछा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपके 10 वर्षों के अंदर ये काम हुए थे, आप बताइए। अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष, राहुल जी आपके सामने, आपने भी शायद इंटरव्यू लिया था अशोक तंवर का, गर्दन तोड़ दी, पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में कोई भी। अरे दलित अगर कोई नेता खड़ा होता है ऊपर, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है कि ये बड़ा ना बन जाए। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अभी भी खट्टर साहब ही सुपर सीएम है, कि मतलब पीछे से इशारा वो देते हैं और करना आपको पड़ता है, ऐसा है क्या? विरोधियों के पास मुद्दा तो कोई है नहीं। हाँ। अगर मैं हुड्डा को कहूं कि हुड्डा साहब आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये तो किसान बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, हमारे हरियाणा के किसान बोलते हैं, किसानों की जमीन हड़प करके हुड्डा साहब ने दामाद को खुश रखा है। क्यों रखा है?
क्या वो आज भी स्थिति वही है हुड्डा साहब की, कांग्रेस की? आज भी मैनिफेस्टो अगर जारी करते हैं दिल्ली में बैठ करके करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आएगी? हरियाणा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे गुड़गांव में बैठ जाते, अगर उनको दिल्ली के अंदर कोई समय नहीं लग रहा था, गुड़गांव तो नजदीक था, मेरा एक सवाल यहाँ है, बैठ जाते, गुड़गांव यहाँ को से लेके। लॉन्च कर देते। सर जितने भी नेताओं से हमने बात की इस पंचायत के लिए, सबने बोला कि यार ये पंचायत को आप गुड़गांव में ही करो, चंडीगढ़ से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आना ज्यादा आसान है, 5 लोकसभा सीटें लगी हुई हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है हरियाणा की। अगर इतना ही कुछ है तो गुड़गांव ही को आप हरियाणा की राजधानी क्यों नहीं बनाया था? राहुल जी, ये आपको बताएंगे, कोई बात नहीं। क्या बताएंगे? नहीं, मैं नहीं समझा। बिल्कुल राहुल जी, आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? ये हमारा दिल है गुड़गांव, फिर दिल है हमारा। नहीं, अगर चंडीगढ़ जाना नहीं, किसी को वहां रहना नहीं है, नहीं, आपका हम मन तो ज्यादा चंडीगढ़ जाते हैं। नहीं, वो तो जब सरकार बन जाती, चुनाव तो यहीं से लड़ा जा रहा है, नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल ये है। राहुल जी, हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, हम भी तो दिल्ली कर सकते थे बैठ करके। आपने मेरे सवाल का रोहतक में ये किया। बहुत स्मार्ट है, नहीं, मैं मैंने देखो सर, उनको आपको पूछा। जो सवाल का जवाब नहीं देना आप निकल जाते हैं। मैंने पूछा कि आप गुड़गांव को क्या राजधानी बनाने के बारे में सोच सकते हैं या सोचते हैं, या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारी कैपिटल ये राजधानी है, और मैंने कहा कि गुड़गांव हमारा दिल है, हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहेगी, उसके अंदर ना किंतु है ना परंतु है, चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहेगी। सर दूसरा जो सवाल मैंने पूछा ना, जिसका आपने जवाब नहीं दिया, आपने मुझे घुमा दिया, वो था शंभू ऑर्डर का। मैंने बोला किसान वहां बैठे हुए हैं, कोर्ट भी बोल रहा है कि हटाओ ये सारे बैरिकेड आपने लगाए हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हो? हटाते क्यों नहीं हो बैरिकेड? अपने ही किसानों नहीं, से हमने डरते तो हो नहीं आप? रोका, हमारे हरियाणा की तरफ से नहीं, परंतु उन्होंने ये बात करते हैं। देखिए, पंजाब के किसान आकर के जो किसान संगठन है, वो हमारे इधर जब कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर इकट्ठे होंगे, यहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि हमारा हरियाणा का किसान जत्थेबंदी कोई इसके अंदर, क्योंकि जब से हमने 24 फसलों का एमएसपी तय किया है, उसके बाद उन्होंने जब प्रशंसा की है, उसके बाद सारा नॉर्मल है। परंतु बॉर्डर के ऊपर उसको पंजाब का किसान भी समझ रहा है, हरियाणा का भी समझ रहा है। हमने वहाँ की सरकार को कहा था कि आप ये व्यवस्था करें। अरे आप को SYL का पानी क्यों ला करके नहीं देते? आप वही ला करके दे दीजिए हमें। आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो, किसान का नुकसान हो रहा है। किसान हमारा हरियाणा का, किसान पंजाब का है, दोनों के दो बराबर हैं। हमारे लिए सम्मानित पंजाब का किसान है, हमारे लिए सम्मानित हरियाणा का किसान है, परंतु हमारे किसान को दिक्कत ये आ रही है कि उसको पानी नहीं मिल रहा। और पंजाब से हमने कहा है, जो एक एग्रीमेंट के तहत है, हम अलग से पानी नहीं मांग रहे उनसे, हमने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि इस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है, आप उसको दो। मैंने केजरीवाल को भी कई बार कहा, भगवंत मान को भी कहा, मैं अभी मिला भी था एक दिन उनको, मैंने कहा कि आप हमारे पानी को दे, आप क्यों रोक रहे हैं पानी को? सर ये हमारा इसके ऊपर हक है, हम आपसे एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग सर रहे। हैदराबाद में निकाय चुनाव हुए थे, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, वहां पे बीजेपी ने इतनी ताकत लगा दी कि मतलब पार्टी प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जा रहे हैं, सबके रोड शो हो रहे हैं, रैली हो रहे हैं, और बहुत ताकत लगाई वो जीतने के लिए। उतनी ताकत हरियाणा में तो आपकी पार्टी नहीं लगा रही। मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम बन रहे हैं, कोई जा रहा है महाराष्ट्र जा रहा है, कोई जा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, पर जितनी ताकत एक शहर के निकाय चुनाव में लगा दी, उतनी ताकत तो हरियाणा में नहीं लग रही है। राहुल जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सभी चुनाव वो मजबूती से हम लड़ते हैं, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर आकर के उन्होंने चुनाव का आगाज किया है। उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी गए, हमारे कल योगी जी थे, पूरी लीडरशिप मैं मान रहा हूँ, एक होता है ना कि पूरी ताकत लगा के कि करना ही करना है, जीतना ही जीतना है, कुछ भी लगा रखी है। कम कम बीजेपी की ताकत हमने देखी है सर, कम ही कम। नहीं, अगर पहलवानी हो ना कि मतलब लड़ तो रहे हैं दाव, लेकिन जिस एफर्ट से लड़ना चाहिए ना ओलंपिक चैंपियन, उतना एफर्ट नहीं हो रहा सर। राहुल जी, पूरी ताकत लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, तीसरी बार हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रहे हैं, बड़े मैंडेट के साथ बना रहे हैं, एक तरफा सरकार बन रही है। चलिए, राजनीति का ओलंपिक गोल्ड मेडल किसको मिलता है? ये एक ऐसा मुकाबला है जहाँ 100 ग्राम ओवरवेट होने से ऐसा नहीं होगा कि आपको रोक दिया जाएगा दाव लड़ने से, और यहाँ पे जो जूरी है वो जनता है। बिल्कुल जनता है, जनता हमारी भगवान है, और जनता ने हमें जांचा भी है, परखा भी है। जांच परख करके
मेरे पास लोग आते हैं मिलने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे राहुल जी, जब मेरे पास लोग आते थे, मैं मिलता था, मेरे को ये बात बोलते थे, कहा जी हम आपके पास काम के लिए नहीं आए। मैं कहा फिर क्या? वो कहने लगे, कहा तीसरी बार आपकी सरकार लेके आएंगे, हम ये बताने के लिए आए। चलिए, ये इतना स्नेह, इतना प्यार हरियाणा के लोगों का। आज हर व्यक्ति के जबान के ऊपर एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में आ रही है, और एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी में नहीं है, बीजेपी की सरकार में नहीं है, कांग्रेस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। चलिए, आपने अपने दावपेच रखे जनता के सामने, अब उन्हीं को तय करने देते हैं कि हरियाणा का चैंपियन किसको बनाना है। आपने हमें वक्त दिया। नायब सिंह सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।